हाय फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर 7वीं कक्षा का यह दूसरा घटक है और नाम है कि मधुर भाषण। मधुर भाषण यह एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार है बाबू गुलाब राय। देखिएगा बाबू गुलाब राय का यह जो पाठ्य घटक है मधुर भाषण, इसका अर्थ यह होता है, मधुर का मतलब होता है कि मीठा, भाषण का अर्थ होता है बोली, मीठा, मीठे बोलना। ये उसका अर्थ हुआ मीठी बोली। तो बोली कैसे होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए, अर्थात हम जो बात करते हैं किसी के साथ में तो वह मीठापन उसमें होना चाहिए, ना कि कटुता, ना कि द्वेष, ना कि गुस्सा। या गुस्से में हम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि सामने वालों को न भाती हो और वह हमारा शत्रु बन बैठे। तो गुलाब राय कहते हैं कि हमने जीवन में एक बात का आचरण करना जरूरी है, हमेशा हम मीठी बात ही करें। देखिए कुछ इस घटक में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप अभी हम कुछ बहस करेंगे उस मुद्दों पर और आपको समझा कर देंगे कि वो मुद्दे क्या हैं। फिर उसके उपरांत हम पाठ्य घटक की ओर मुड़ेंगे और उसका पठन भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे और उसे समझ भी लेंगे। ठीक है, देखिए पाठ्य घटक है मधुर भाषण। उसका अर्थ होता है कि मीठा बोलना या फिर मीठी बोली। तो जो बोली होती है, यह बोली हमारी कैसी चाहिए? शिष्टता वाली। हमारे बात करने में शिष्टता होनी चाहिए। तो बात करने में शिष्टता मतलब कैसे कि शिष्ट यानी कि अच्छा व्यवहार, शिष्ट आचरण। जैसे कि आप किसी मित्र से कुछ पेन लेते हैं, तो पेन लिया, आपका काम हुआ और आपको अब उस पेन को वापस करना है, तो देते समय आपने कहना है कि धन्यवाद, शुक्रिया। यह शिष्टता के शब्द हैं। और वह भी सामने वाला कहेगा कि ठीक है भाई। तो यह हुआ शिष्टता। दूसरा शब्द है माधुर्य। आप जब बात करते हैं तो उसमें मधुरता होनी चाहिए, गोड़ी होनी चाहिए, यानी कि गोड़। उसे मराठी में गोड़ कहते तो हिंदी में कहते हैं हम मीठा। तो मिठास होनी चाहिए हमारी बोली में। कैसे? देखिए, अब वह जो पेन देने वाला मित्र था और पेन लेने वाला मित्र था, अब उसी की बात को छेड़कर हम समझ लेंगे कि माधुर्य क्या होता है। भाषा में मिठास होना जरूरी है। एक मित्र दूसरे मित्र को जब उसे पेन चाहिए तो वो मांगता है, तो मांगते समय कैसे मांगेगा? शिष्टता भरे आचरण में, कृपया मुझे आपकी पेन मिलेगी, कुछ लिखना है, यह शिष्टता। दूसरा है माधुर्य, यानी कि मधुर अर्थात मीठा बोल, मीठी बोली, अर्थात बोली में मिठास होना। तो दूसरे वाला जो शब्द है इसको लेकर हम बताएंगे कि वह जो पेन मांगता है तो मांगते समय उसने किस भाषा का, किस शब्द का उच्चारण किया कि कृपया। यह शब्द कितना मिठास है उसमें कि कृपया आप मुझे आपकी पेन देंगे, मुझे कुछ लिखना है। यह हुआ उसमें मिठास। ये मिठास भरे शब्द हैं। और आपने कहा पेन दे दे, थोड़ा सा लिखना है, नहीं दिया उसने तो उसकी जेब में से निकाल के लेने की, या फिर खींचते हैं आप पेन को, तो वो क्या हुआ? वो शिष्टता है? वह माधुर्य भरा आचरण है? नहीं, गलत। तो उसमें शिष्टता भी नहीं है, माधुर्य भी नहीं है। माधुर्य का मतलब होता है प्यार से बात करना और शिष्टता का अर्थ होता है प्यार से बात करते समय प्यार भरे शब्द उसमें डाल देना, वह शिष्ट आचरण। जैसे कि कृपया मुझे आपकी पेन दीजिए। और माधुर्य, मधुर गुड़ी कि जैसे कि हमारा जो हाव भाव होता है, प्लीज़ ऐसा करना, प्लीज़ मुझे आपकी पेन मिलेगी प्लीज़, ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? माधुर्य उसमें है और उसमें शिष्टता भी है। यानी कि हमारा जो आचरण होता है वह शिष्ट या अशिष्ट आचरण पर निर्भर है।
केवल मधुर भाषा में आप कहेंगे कि कृपया मुझे पेन दीजिए, और कृपया मुझे पेन दीजिए, ऐसे गुस्से में बोलेंगे तो ये माधुर्य उसमें सॉरी आपका जो आचरण है, आपका जो आचरण ये शिष्ट वाला आचरण नहीं है, तो इसमें शिष्टता नहीं है, सामने वालों को बुरा लगेगा। हाँ, मधुर शब्द जो आपने इस्तेमाल किए, कृपया मुझे पेन दो, और पहले जो कहा वो ठीक नहीं लगा, तो ये शिष्ट वाला आचरण नहीं है और ये माधुर्य भी नहीं है। तो शिष्टता और माधुर्य बोली में जरूरी है। आगे देखिएगा, ये जो हमारे निबंधकार है वो खुद करके कुछ संस्कृत की 2 पंक्तियाँ, यानी कि हम उसको वाक्य ही कहेंगे, पंक्ति नहीं है पूरी, ऐसे 2 पद्य का हिस्सा है। ये पद्य की 2 पंक्तियाँ उन्होंने रखी है, उसके आधार पर हमें समझाते हैं कि बोलना कैसा है। तो आप बुलावराय लिखते हैं, सत्य ब्रूयात। ब्रूयात देखिए, इसका अर्थ होता है बोलना। ब्रूयात सत्य का अर्थ सबको पता है, सत्य किसे कहते हैं। सत्य ब्रूयात, सत्य बोलो। प्रिय ब्रूयात, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, अच्छा बोलो। न ब्रूयात अप्रिय सत्यम, ऐसा मत बोलो कि जो अप्रिय लगे, या फिर झूठ मत बोलो जिससे सामने वालों को बुरा लगे, यह उसका मतलब होता है। ठीक है, हम आगे जाएंगे। ये गुलाबरा कहते हैं हमें कि हमेशा आप सत्य में ही बोलना, या फिर सत्य ही बोलना, जो सच है वही कहिए, जो सच है वह कहो, और जो प्रिय लगे वही बोलो। हाँ, लेकिन अप्रिय ऐसा कभी भी ना बोलो जो कि सामने वाले को ठेस पहुँचे। ये हमें गुलाबराय समझाते हैं। आगे भाषा के, अब देखिएगा, भाषा जो होती है, भाषा का मतलब जैसे कि अब ये हिंदी भाषा, मराठी भाषा, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी भाषा, ये भाषाएं हैं। अब इनके शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे वालों के साथ में वार्तालाप करते हैं, या फिर सामने वाले व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं। जब बात करते हैं तो जो भी हम शब्द, जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वह शब्द हिंदी भाषा के हैं। तो यहाँ पर है कि भाषा व्यक्ति की उन्नति करती है, भाषा व्यक्ति की उन्नति का कारण है, यानी कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति की उन्नति होती है। कैसे होती है? जैसे कि देखो, ठीक तरह से योग्य भाषा में जो सत्य है वह जो आपको प्रिय और सामने वाले को भी प्रिय लगे, ऐसी भाषा का, अब ऐसे शब्दों का, भाषा का नहीं, भाषा तो सभी प्रिय होती है, लेकिन कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है यह हम पर निर्भर है। तो ऐसे शब्दों का, अच्छे वाले शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं और सामने वाले के साथ वार्तालाप करते हैं, या फिर बात करते हैं, या फिर चर्चा करते हैं, तो जिसके कारण हमारी उन्नति होती है। वो कैसे? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो बात करने का जो ढंग है वो ठीक तरह का है, ना कि गुस्से वाला, ना कि द्वेष वाला, या फिर आप पर कोई गुस्सा उतारना, इस प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर गाली गलौच वाली बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको प्रिय लगेगा और मुझे भी जो प्रिय लगता है, जो भाता है, जो सत्य लगता है, वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। और ये हुआ कि भाषा के कारण उन्नति किसकी? मेरी भी और आपकी। उन्नत का होना यानी कि हमारी तरक्की होना। हम दूसरा शब्द इसका कैसे समझेंगे? तरक्की। हमारी क्या होती है? तरक्की होती है। तो कैसे? मैंने अच्छी बात की आपके साथ में, या फिर आप मेरे साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हो, अच्छे शब्दों में बात कर रहे हो, तो मैं आपके साथ आदरपूर्वक बात करूँगा और आपका सम्मान करूँगा। तो ये क्या हुआ? यह समाज में आपकी तरक्की हुई। तो व्यक्ति को अपने आप की तरक्की करनी है, या फिर तरक्की किसी से पानी है, मतलब तरक्की हमें मौजूद करनी है, या फिर हम कहते हैं कि हमारी खुद की उन्नति करनी है, तो अच्छे शब्दों में वार्तालाप करें, यह उपयोगी है।
अब देखिएगा, हम ये जो हमारा घटक है मधुर भाषण, इस घटक में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सब पढ़ने के पहले मैं इन सब का एक वर्णन, एक संक्षेप में ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस किताब में से हम इस घटक को पढ़ना शुरू करेंगे, तब मात्र आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। आगे देखिए, वो मधुर बोली मनोनुकूल। अब हम जो बात करते हैं मधुर, यानी कि मीठी बातों में मिठास घोलना, ऐसी वाली जो हम बात करते हैं मधुर भाषा में बात करते हैं, तो वह हमारे मन के अनुकूल होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि सामने वाले के भी मन के अनुकूल होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हमारे मन के अनुकूल और सामने वाले के मन के अनुकूल की बात करना ही जरूरी होती है, ऐसा गुलाब राय कहते हैं। वह कैसे? उदाहरण देखिए आप। अब देखिएगा, वही पेन का ही उदाहरण लेंगे, क्योंकि वो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप आपके दोस्त से पेन ले रहे हो, या फिर आपको पेन चाहिए, तो मनानुकूल वाली बात हम छेड़ी हमने, तो उसके लिए उदाहरण, जब आप अपने दोस्त से पेन मांगते हैं, तो आपके मन के अनुकूल भाषा और उसके भी मन के अनुकूल सबसे पहले जरूरी है। गुलाब राय कहते हैं सबसे पहले जरूरी है कि हम जब बात करते हैं तो सामने वाले का विचार करो, फिर बाद में हमारा भी करना। लेकिन हमें जो ठीक लगता है वैसी भाषा में, मतलब हमें कभी भी गुस्सा आए तो फिर हम बुरे भाषा में बात करते हैं, तो ये भी ठीक लगता है? नहीं, ये गलत है। हमें जो ठीक लगता है, या फिर हमारे मन अनुकूल का मतलब होता है कि जो ठीक है और सामने वालों को भी ठीक लगे, रुचे, भाएँ, ऐसी भाषा का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि आप पेन ले रहे हो और आप कहते हैं कृपया मुझे आपकी पेन मिलेगी, या फिर आपके दोस्त का नाम जैसे कि आप कहेंगे मीनाक्षी है, या फिर कोई सीमा है वगैरह, तो सीमा मीनाक्षी से कहेगी मीनू कृपया क्या आपकी पेन मुझे मिलेगी, कुछ लिखना है, और बाद में आपको लौटा देंगे। देखिएगा ये कितना मधुर भाषा में उन्होंने भाषण किया, या फिर सामने वाले के साथ वार्तालाप किया। तो यह है सामने वाले की मन अनुकूल भाषा, मतलब सामने वाले को आनंद आ जाए हमारे बात करने पर, तो वह बहुत ही हर्ष के साथ, आनंद के साथ हमारा काम करेगा। और उसके बाद में हम जब उसको पेन लौटाएंगे तब भी शिष्टता के साथ में उसे पेन लौटाएंगे, और वह भी सामने वाले के मनानुकूल ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके, तब मात्र सामने वाला भी और भी उल्लासित होगा, हर्षित होगा। और कभी भी हमें कुछ किसी वस्तु की चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह निःशंक, या फिर कोई भी शक ना लेते हुए निःशक रूप से हमें वह दे सकता है। आगे है एक प्रसंग है दोस्तों, देखो आपकी किताब में एक प्रसंग है, एक कहानी तो नहीं कह सकते हम। कहानी का मतलब ऐसा होता है कि उसमें सब आना चाहिए, जैसे कि पात्र का एक दूसरे के साथ वार्तालाप, और वह कहानी दरअसल एक पन्ने या फिर 2 पन्ने में नहीं होती, कम से कम 1, 2, 3, 4 पन्ने में तो होनी चाहिए इस प्रकार। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है कि पन्ने ही भरना, जबकि उसमें कोई परिवार है, कोई एक दूसरे के साथ वार्तालाप है, कोई ऐसी घटना है कि केवल एक ही घटना, लेकिन वह किसी और भी अलग अलग पात्रों के साथ में उसका वार्तालाप होना है, या फिर शेयर करना है, लेन देन है, इस प्रकार का व्यवहार, यह सब कहानी में होता है। लेकिन ये प्रसंग का मतलब होता है छोटा सा कोई प्रसंग है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ में कुछ छोटा सा वार्तालाप करता है, उसमें एक ही छोटा प्रसंग होता है, वह प्रसंग। और कहानी मतलब उसमें एक के साथ और भी प्रसंग होते हैं, लेकिन वह जो प्रसंग है किसी एक परिस्थिति को लेकर होता है वह कहानी। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही प्रसंग है। देखिएगा क्या प्रसंग है, एक प्रसंग है और 2 अलग अलग शब्दों में वर्णन है। तो गुलाब राय का कहना है शब्द अलग अलग, घटना प्रसंग एक। जैसे कि
मैंने कहा प्रसंग क्या था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पेन मांग रहा है, तो ये हुआ प्रसंग। और मांगते समय उसका बात करने का आचरण जो है, या फिर बात करने का जो वो जो वार्तालाप जो कर रहा है, वह वार्तालाप जो है वह अच्छा है, सामने वाले के मन अनुकूल है, तो वह है मिठास वाले शब्दों का वार्तालाप। वह है वह हुआ कि शब्दों का पहला जोड़। दूसरा जोड़ ऐसा है कि एक छात्र दूसरे छात्र से पेन मांगता है और गुस्से में या फिर उसको धमका कर, है पेन नहीं देता क्या तू, चल लाओ पेन दे दे, और जेब में से हाथ डालकर ज़बरदस्ती से पेन लेना, ये शब्दों का दूसरा एक अलग ही तार है। तार यानी कि जुड़ाव, शब्द एक दूसरे को जोड़कर हम दूसरे वाले के साथ में वार्तालाप करते हैं, वो तार हुई, या फिर एक पंक्ति हो गई, एक लाइन हो गई, एक वाक्य हुआ। तो ये जो अब वाक्य और लाइन में फ़र्क है, वाक्य का मतलब एक ही शब्द, 2 या 3 शब्द का एक साथ में जोड़कर किसी के साथ में किसी को पूछना, फिर बात करता है, फिर और बोलना। ये जो 4-5 वाक्य या फिर 2 या 3 वाक्य एक दूसरे को मिलाकर फिर वह हो गया पूरी पंक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 प्रसंग, 2 अलग अलग शब्दों के वर्णन, प्रसंग एक अलग शब्दों में वर्णन। अब यहाँ पर पेन लेना देना यह प्रसंग एक ही है, लेकिन शब्दों का कैसे अलग अलग 2 शब्दों में वर्णन हुआ, 2 अलग अलग पंक्तियों में वर्णन हुआ उसका। देखिएगा, एक बच्चा दूसरे के साथ में पेन मांगता है तो शिष्टता के साथ मीठी भाषा में मांगता है, वह शब्द का एक मीठे शब्द का वर्णन हुआ। और दूसरा वर्णन ऐसा है कि किसी के साथ में झगड़ा या फिर ज़बरदस्ती करके या फिर छीना झपटी करके पेन ले लेना, शब्दों का दूसरा वर्णन। मतलब एक ही प्रसंग को 2 अलग अलग शब्दों से हम उसको प्रसंगान्वित कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं, या फिर उसे समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर गुलाब राय जी को कहना है कि एक व्यक्ति किसी एक प्रसंग में 2 अलग अलग भाषाओं में भी, अर्थात 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके भी, 2 अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल करके भी उस प्रसंग के साथ में वार्तालाप होती है, उस प्रसंग में वो वार्तालाप होता है। तो पहला है मीठी बातों में, दूसरा है बुरे शब्दों में, या फिर मनानुकूल शब्दों का न इस्तेमाल होना, या फिर छीना झपटी या ज़बरदस्ती कर लेना। ऐसे 2 अलग अलग प्रसंग, 2 अलग अलग वर्णन है ना। प्रसंग 1, वर्णन 2। अब देखिएगा, एक पिताजी होते हैं, वो पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा, ये छोटा है ना, उंगलियाँ छोटी बड़ी है इसलिए बड़ा छोटा। एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा, और बड़ा बच्चा। पिताजी कहते हैं कि पिताजी का उनका खुद का विचार होता है कि मेरा जो मेरी जो आधी कहानी है, पिताजी को लगता है कि मैंने जो एक कहानी लिखी है, अब वह कहानी आधी लिखी है, आधी बाकी है। अब उसे पूरा करने के लिए मैं तो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा अंतिम समय आ चुका है। तब पिताजी को लगता है कि मुझे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, इन दोनों में से किसके तरफ इस कार्य को सौंप दूँ। तो उसके पहले वे कौन सा बच्चा ठीक सा साहित्यिक है, या फिर उसका दिमाग साहित्यिक की तरह चलता है, यह समझ लेने के लिए उन्हें एक प्रश्न पूछते हैं पिताजी। क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न है, प्रश्न ऐसा है, बड़े बच्चे को बुलाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो सामने वाला जो पेड़ है, उस पेड़ का वर्णन करो। दोस्तों, वह जो पेड़ होता है, उस पेड़ को एक भी पत्ता नहीं होता, पूरा सूखा हुआ कास्ट, यानी कि कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, लेकिन खड़ा ऐसा पेड़ खड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, एक पत्ता तक नहीं, वो पेड़ हरा तक नहीं, उसकी जो छाल होती है ना, वो छाल तक नहीं, टोटली बेकार हो गया वो पेड़, जीव ही नहीं है उसमें, निर्जीव कहेंगे उसे हम,
ऐसा वाला पेड़ दिखाया पिताजी ने। कहते हैं उस पेड़ का वर्णन करो। तो बड़ा बच्चा कैसे वर्णन करता है? शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे। बड़ा बच्चा कहता है कि ये जो शुष्क का मतलब होता है जो सूखा हुआ, काष्ठ का मतलब होता है हम कहते हैं उसको लकड़ी। तिष्ठत्यग्रे कि जैसे कि उसे हम कहते हैं, एक मिनट, शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे, सामने वाला जो पेड़ है वह अब सूखी हुई लकड़ी के समान है। वह उसने ऐसा वर्णन किया। सामने वाला जो पेड़ है वह सूखे लकड़ी के समान दिखाई दे रहा है, ऐसा बड़ा बच्चा कहता है। अब छोटा बच्चा उस सूखे हुए पेड़ का वर्णन किस प्रकार करता है? देखो उसकी भाषा में। अब दोनों की भी भाषाएं दोनों का भी वर्णन अलग अलग है, प्रसंग एक ही है, दोनों भी उस पेड़ को देख रहे हैं। पहले वाले बेटे ने वर्णन किया कि मेरे सामने जो दिखाई दे रहा वह जो पेड़ है वह सूखा हुआ है और सूखी हुई लकड़ी है। मेरे सामने जो दिखाई दे रहा पेड़ है वह सूखी हुई लकड़ी है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या कहता है? नीरस तरुवर विलसति परतः। मेरे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तरुवर यानी कि पेड़ है ना, नीरस का मतलब होता है जिसको एक भी पत्ता नहीं है, जो रसहीन है, जो सूखा हुआ है। मेरे सामने जो सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही सुंदर है। विलसति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये पेड़ सामने का जो उसे वह सूखा हुआ है ना, और उसे कुछ ऐसे ही टहनियाँ हैं और उस टहनियों को हम कहेंगे कि उसे एक भी पत्ता नहीं है, ऐसा वाला जो पेड़ है, तो आपको कैसे दिखाई देगा? बहुत ही सुंदर, या फिर आप कहेंगे कि विलक्षण है ना, सुंदर और विलक्षण, कुछ अलग ही दिखाई देगा जो आपके मन को भाएगा, ऐसा वृक्ष। तो दोनों ने भी इस वृक्ष को देखा और दोनों के भी विचार कुछ अलग रहे, बात करने का वर्णन अलग रहा। दोनों ने भी, भाषा एक ही थी, वर्णन करने का जो तरीका था वो दोनों का भी अलग अलग रहा। पहले ने केवल वर्णन किया कि मेरे सामने जो पेड़ दिखाई देता है वह केवल एक सूखी हुई लकड़ी है। दूसरा वाला कहता है कि मेरे सामने का जो पेड़ है, मेरे सामने का जो तरु है, मेरे सामने का जो पेड़ है वह कुछ सुंदर दिखाई देता है। देखिए उसने उसका वर्णन ऐसे किया कि विलसति यानी कि सुंदर, या फिर एक विलास का मतलब होता है कि भाने वाला। तो ऐसे मेरे सामने का जो नीरस पेड़ है, मेरे सामने का जो नीरस पेड़ है वो सुंदर और भाने वाला दिखाई दे रहा है। इसलिए पिताजी ने तय किया कि यह मेरा काम अब छोटा बच्चा करेगा, और छोटे बच्चे की तरफ उसको सौंप देते हैं। और पिताजी अंतिम समय की राह देखते हुए अपने इस तकिए पर सो जाते हैं। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रसंग गुलाब राय जी ने बताया। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी ने अपना काम उसी को सौंप दिया जो जिस वस्तु में रस भी नहीं है, ऐसे वस्तु की तरफ देखने की दृष्टि छोटे वाले बच्चे की बहुत ही सकारात्मक थी। लेकिन बड़े वाले बच्चे की दृष्टि सकारात्मक नहीं थी, एक नकारात्मक दृष्टि थी। जो है उसने ठीक से बताया कि वह सूखी लकड़ी है, लेकिन उसका वर्णन करना, एक साहित्यिक रूप में वर्णन करना उसे नहीं आया। उसने साहित्यिक रूप में उसका वर्णन नहीं किया, या फिर अलंकरण के रूप में उसका वर्णन नहीं किया। इसलिए उसके जो शब्द थे वह सुंदर नहीं थे, वह वर्णन सुंदर नहीं था। आगे क्या है? आगे है कि अब तुलसीदास कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति मीठी बात करता है उसे लोग बहुत चाहते हैं, जो लोग मीठी बात नहीं करता उसे लोग गालियाँ देते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं, कोयल का को देत है, कागा का सोलेत। कोयल कू कू के रूप में सुंदर बोली, या फिर उनकी जो सुरीली आवाज़ है, सुंदर आवाज़ है, मन को भाने वाली मनमोहक आवाज़ है, वह लोगों को बांटती रहती है, देते रहती है। परंतु कागा यानी कि कौवा जो है कुछ दे नहीं सकता, लेकिन लोगों की गालियाँ ही खा लेता है। क्योंकि किसी के घर के ऊपर या फिर किसी पेड़ पर बैठकर जब वो चिल्लाने लगता है
तो लोगों को बुरा लगता है। उसकी कर्ण कर्कश आवाज़ को लेकर लोगों के मन में उसके प्रति द्वेष की भावना होती है और लोग कौवे को गालियाँ देते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि कोयल देती है और कौवा लेता है। कोयल मीठे वचन देती है और कौवा बुरे वचन लेता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन के जगह पनो करी ले। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन उसे ही कहते हैं कि पूरा विश्व, पूरे जग, यानी कि पूरा जो समाज है, उस व्यक्ति को जब अपना लेते हैं, उसे मान सम्मान देते हैं, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की भाषा बोली सुंदर और मीठी मधुर है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। और जिसकी भाषा बोली सुंदर मधुर होती है, उसमें शिष्टता होती है, शिष्टाचार होता है, ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत चाहने लगते हैं, उसके चाहते होते हैं। आगे है लास्ट का कि ये जो दो शब्द हैं, कृपया और धन्यवाद, अब ये शिष्टता के परिचायक है ना। शिष्टता के परिचायक, इसके पहले शुरुआत में ही मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पेन लेने वाला जब पेन लेता है तो वह कहता है कि कृपया मुझे पेन दीजिए, और जब पेन वापस लौटाता है तो कहता है कि धन्यवाद, मतलब काम तो हुआ। अब ये दोनों भी जो शब्द है, ये शब्द शिष्टता का आचरण बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर को अब है ना हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, यानी कि ये जो पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार का प्रसंग है, क्या लिखा हुआ है, एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर आप सोचेंगे, ठीक है। जब तक के लिए इसको स्टॉप करेंगे। धन्यवाद।